हेलो, वेलकम टू अ न्यू क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। अभी तक हम मोशन इन 1 डायमेंशन ख़त्म कर चुके हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता था? ये होता था जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक पाथ पे, एक टाइम पे, आई मीन वन लाइन पे चलता था। जैसे किसी एक डायरेक्शन में ही उसका मोशन होता था किसी भी गिवन टाइम पे। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता था। यानी कि जो पार्टिकल होता था कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक साथ वो 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो उसको हमने पढ़ा 1 डायमेंशनल मोशन में। और ये दोनों चैप्टर्स हमारे आते हैं काइनेमेटिक्स के अंडर में, यानी कि हम लोग मोशन का स्टडी करते हैं विदाउट फोर्स को कंसीडर किए हुए। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा है, साथ ही हम वेक्टर्स का बेसिक समझ चुके हैं। वेक्टर्स कैसे काम करते हैं और वेक्टर्स के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो हमें काम आने वाले हैं चैप्टर में या फिर आगे फिजिक्स में। तो आई होप आपको वो सब क्लियर होगा। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक डायरेक्शन रिलेटेड थिंग समझते हैं, जैसे कि हम डायरेक्शंस को कैसे समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट या फिर समथिंग कुछ ऐसा दिया रहता है। तो डायरेक्शन को हम लेते कैसे हैं, इससे हम लोग शुरू करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहें। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्शंस को। तो देखिए डायरेक्शंस क्या होते हैं। जैसे जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है, जैसे कभी भी हम लोग ऐसे डायरेक्शन को समझते हैं। इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, आप बचपन से मैप देखते होंगे, ज्योग्राफी वगैरह में मैप देखे होंगे। तो मैप में क्या होता था, मैप में पहले डायरेक्शन के लिए ऐसे दिया रहता था, जिसमें सबसे ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ लेते थे, नीचे वाले को साउथ, इधर वाले को ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट। अब ये क्या है कि एक रेफरेंस है, आप चाहें तो अपने फिजिक्स के पर्पस के लिए इधर उधर भी ले सकते हैं, आपको जैसे इजी लगता हो। ऐसा आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा यूज किया, क्योंकि इसका आदत हो गया इसका। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डायरेक्शन इसके हेल्प से समझ सकते हैं। साथ ही एक और होता है आई कैप जे कैप। तो वहाँ पे क्या होता है आई कैप जे कैप में, देखिए यही होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये अगर वाई एक्सिस हुआ, ये वाई, ये एक्स। तो हमारा ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -y। तो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा नॉर्थ है वो +y एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसी को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं। और ये जो हमारा ईस्ट है ये +x एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और उसके अपोजिट जस्ट जो -x वाला वो हमारा -i कैप हो जाता है, -y वाला हमारा -j कैप हो जाता है। तो ये होता है बेसिक डायरेक्शन का सेंस। अब जैसे क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि कोई पर्सन है वो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट मुड़ता है। तो साउथ ऑफ ईस्ट मतलब क्या होता है, जो बाद में दिया रहा है। जैसे हम लिख लेते हैं इसको साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट अगर ऐसे लिखा हुआ है, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो पूरब के दक्षिण, पूरब से दक्षिण की तरफ। यानी कि पहले बाद वाला हम लोग हिंदी में जब पढ़ते हैं तो सीधा पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब लिखते हैं तो हम लोग इसको उल्टा लिखते हैं। तो बाद वाला जो डायरेक्शन है उसको हम लोग पहले कंसीडर करेंगे, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे इस केस में साउथ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री। तो साउथ ऑफ ईस्ट जाने के लिए सबसे पहले जाएंगे हम ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन हमारा हो गया ई। अब यहाँ से हमें 30 डिग्री साउथ जाना है, तो 30 डिग्री साउथ कहाँ पे हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ कहीं यहाँ पे नीचे। 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। सेम ऐसे ही अगर हमसे बोले कि 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो देखिए सबसे नॉर्थ ऑफ वेस्ट जो बाद में रहेगा वो डायरेक्शन हमें लेना है। ये हमारा हो गया वेस्ट, इसके 20 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ हमारा किधर होता है, ऊपर की तरफ, ये हमारा नॉर्थ होता था, ये नॉर्थ। और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे अगर 20 डिग्री होता है तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट के 20 डिग्री नॉर्थ। अगर हिंदी में पढ़ें तो वेस्ट के 20 डिग्री नॉर्थ, इंग्लिश में पढ़ें तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में हम लिखते हैं तो जो पहले रहेगा उसको हमें बाद में लेना है, और जो बाद में उसको पहले कंसीडर करना होता है। तो ऐसे हम डायरेक्शन का सेंस लेते हैं। ये आपका हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, जैसे कि जब आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे वहाँ भी, और साथ ही जब रेन मैन प्रॉब्लम करेंगे वहाँ भी आपको ये चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे बोलेगा रेन इज फॉलिंग वर्टिकली 30 डिग्री टू वर्टिकल और 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, और कुछ ऐसे डायरेक्शंस यूज करेंगे जैसे कि बोट इज रोइंग एट 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन का काम आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि हम वेक्टर पढ़े हैं लास्ट क्लास में, तो वेक्टर में क्या होता था, वेक्टर में क्या होता था, बेसिक बेसिक चीज़ समझते हैं। वेक्टर होता था एक
टाइप ऑफ क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता था, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते थे, साथ ही वो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता था। जबकि स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती थी जो कि हमारी सिंपल सी क्वांटिटीज़ होती थी जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता था, बस एक मैग्नीट्यूड होता था। तो ये चीज़ था। साथ ही पीछे के चैप्टर्स में हमने जो पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आई होप आप सबको याद होगा। तो हमारी टोटल 3 इक्वेशंस थी मेनली। पहली थी हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे क्या होता था, v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। नेक्स्ट हमारी सेकंड इक्वेशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। और हमारी थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी मेन 3 इक्वेशंस थी, और यही इक्वेशंस हमें यहाँ भी काम आएंगी जब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। तो मोशन इन 2 डायमेंशन शुरू करेंगे उससे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं वेक्टर के हेल्प से। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर्स पर आवर एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर्स पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो सबसे पहले देखिए, मोटर बोट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, इधर जा रही है। मोटर बोट की स्पीड क्या है, 25 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट बोल रहा है, वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर्स पर आवर, किधर, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से हमें ईस्ट की तरफ जाना है, तो ये कहीं यहाँ पे इधर साउथ होगा, साउथ। और हम लोग को जाना है इसके 60 डिग्री ईस्ट। तो 60 डिग्री ईस्ट जाएंगे मतलब इधर कहीं पे जाएंगे, ये होगा हमारा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, ये हमारा दिया हुआ है 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गया हमारा, इसको हमने बस रेफरेंस के लिए लिखा था, इसको हटाते हैं। तो देखिए, ये हमारा वाटर का हो गया और ये हमारा मोटर बोट का हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस सिनेरियो में बोट तो आगे की तरफ जा रही होगी कुछ इधर की तरफ, लेकिन ये जो वाटर का स्पीड है ये इसको थोड़ा सा अपोज कर रहा होगा, क्योंकि एक तरह से देखिए तो ये इसके अपोजिट काम कर रहा है। जैसे ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। जब आप इधर जा रहे हो, आपको कोई पकड़ के ऐसे तिरछा खींचे तो आपकी स्पीड धीमी हो ही जाएगी। तो सेम वैसे ही काम करते हैं, यहाँ पे वाटर तिरछा इधर की तरफ खींच रहा है, तो इसका मोशन जो है थोड़ा सा क्या होगा, इधर की तरफ वाला मोशन जो इधर की तरफ ये जा रहा है ये भी मोशन थोड़ा कम हो जाएगा, और साथ ही इसको एक एडिशनल इधर के डायरेक्शन में मोशन मिलेगा इस करंट की वजह से, जो कि एक रिजल्टेंट वेलोसिटी देगा इसको। तो देखिए कैसे इसको इजीली कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक अप्रोच होता है, जो सबसे अच्छा भी लगता है यूज करने में, वो होता है इसका कंपोनेंट लेके। और दूसरा एक तरीका होता है जो हमारा कोसाइंस का लॉ होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो वो भी एक मेथड है, लेकिन दोनों को हम समझते हैं बारी बारी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, जैसे कि इस वाला लाइन था, इस वाले लाइन से एंगल था 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ये पूरा का पूरा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ का एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि जब ये एंगल 60 डिग्री है, ये टोटल 90 होता है, तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये बीच का एंगल जो हमारा है, ये दोनों एंगल मिला के जो थीटा आया वो 120 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हम कंपोनेंट कैसे ले सकते हैं। तो इसको हम लोग सिंपल थोड़ा कर देते हैं, ये जो हमने यहाँ पे इतना सारा लिखा है। तो देखिए, ये टोटल एंगल हमारा हो जाएगा ये 120 डिग्री। नेक्स्ट हम अगर कंपोनेंट की बात करें, तो कंपोनेंट हम ले लेते हैं, ये 60 ये जो दिया हुआ इसी पे ले लेते हैं। अगर ये वी डब्ल्यू है, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा 60 डिग्री, इसके एडजेसेंट वाला साइड है एंगल के, तो यानी कि ये वाला कॉस आएगा। तो यहाँ पे वी डब्ल्यू कॉस 60। इधर की तरफ क्या आएगा, इधर कॉस आ गया तो इधर साइन आएगा, वी डब्ल्यू साइन 60 डिग्री। तो अब क्या होगा देखिए, इसकी अब दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, एक ऊपर की तरफ, एक जो वेलोसिटी इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जा रही है उसमें से थोड़ा ये कम कर देगा, और एक एडिशनली इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा इधर की तरफ। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। इधर का लिख लेते हैं एक बार, जो हमारा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल्स टू वी एम माइनस वी डब्ल्यू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है,
तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 10 इंटू 1/2 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर्स पर आवर। ये ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में है। नेक्स्ट एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में हमारी क्या स्पीड आ जाएगी, वी डब्ल्यू साइन 60 डिग्री। और ये होता है हमारा 10 दिया हुआ है, वी डब्ल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हमारी आ जाएगी 5√3 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारी आ गई दोनों डायरेक्शन में। अब देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक है वी वाई, यहाँ की तरफ है वी एक्स। ये वी एक्स, ये वी वाई, यानी दोनों का रिजल्टेंट कुछ दोनों के यहाँ पे बीच में आएगा। और किधर की तरफ आएगा, जो ज़्यादा वाली होगी ना उसके नज़दीक साइड आएगा। जैसे कुछ ऐसे आएगा मान लीजिए। तो यहाँ पे v आया। तो ये v को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, यहाँ पे देखिए v इक्वल्स टू √vx² प्लस vy²। तो ये हमारा हो जाएगा ये 20 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा 400 प्लस 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75। तो ये हमारा आ गया √475। ओके, तो हमारा ये आ गया आपका इसकी नेट वेलोसिटी किलो √475 किलोमीटर्स पर आवर। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अराउंड अराउंड 21 से ऊपर आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 से कम आएगा, 21.8 या 21.9 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 21.8 और 9 इसके अप्रॉक्स आएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं, इसमें और कुछ पूछा है क्या, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक बार हमें मिल गई, तो ये एंगल थीटा अगर पूछता है तो ये भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, इसका अगर tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, Vy/Vx। जब भी कोई एंगल यहाँ पे अगर थीटा दिया हुआ है तो जो इसका परपेंडिकुलर वाला साइड होता है ना, मतलब इसके अपोजिट वाला साइड, उसको ऊपर लिखते हैं Vy, और जो एडजेसेंट वाला होता है ना ये Vx, ये नीचे आता है। तो Vx आ गया। अगर इसको लिखेंगे तो Vy हमारा कितना है, Vy 20 और Vx 5√3। तो ये 4 बार में चला जाएगा। तो हमारा tan थीटा आ गया यहाँ से 4/√3। ओके, तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 4/√3। अब यहाँ पे आपको एंगल तो मिल गया, लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप रिपोर्ट कैसे करोगे। तो देखो ये जो थीटा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये tan इनवर्स 4/√3 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस। तो ऐसे करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी अगर आप इसको ऐसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। जो हमारा नेट वेलोसिटी आएगा v इक्वल्स टू, ये हमारा दोनों के रिजल्टेंट के लिए हम लोग ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √VW का स्क्वायर प्लस वी क्या है, मोटर बोट, हाँ, VM का स्क्वायर प्लस 2VW VM cos 120। इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे कि cos 120 तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो उसकी निगेटिव वैल्यू हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ दिए हुए हैं 10 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस, प्लस ही लेते हैं 2 × 10 × 25 माइनस ऑफ 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा √100 प्लस 625 माइनस 10 × 25 250। ये हमारा फाइनल कितना आंसर आ जाएगा, √475 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप देख रहे होंगे हमारा सेम आंसर आ रहा है, अगर हम ये भी लॉ यूज कर रहे हैं तो, या फिर अगर हम कंपोनेंट लेके करते हैं तो यहाँ पे ये वाला आपको अगर याद रखने में इजी है तो आप इसको याद कर सकते हैं, कोसाइन वाला लॉ, लॉ ऑफ कोसाइंस।
अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो ये बेसिक मेथड है कंपोनेंट लेके सॉल्व करने वाला। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये आपको हमेशा कन्फ्यूजन से बचाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो एंगल्स होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी होती है, तो कॉस थीटा वहाँ पे निगेटिव होगा। अगर आप वो निगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए आज के क्लास को हम अपना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। इसको हम लोग 2D मोशन भी बोलते हैं। जैसे मोशन क्या होता है, मोशन होता है जब टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है। तो वन डायमेंशन हमने पढ़ा, वन डायमेंशन में क्या होता था, आपका जो ऑब्जेक्ट था वो किसी एक लाइन के अलॉन्ग मूव करता था, मतलब एक टाइम पे एक डायरेक्शन में ही उसकी वेलोसिटी होती थी। तो अब क्या होगा यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा यानी दो डायरेक्शन में मोशन होगी। अभी हम 3D मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, बस 2D मोशन की बात कर रहे हैं। तो जब दो डायरेक्शन में मोशन होगी तो क्या होगा, जैसे कि वहाँ पे एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा था, यहाँ पे एक प्लेन के लॉन्ग मूव करेगा। प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है हमारा दो एक्सिस के बीच का बना हुआ एरिया, दो एक्सिस से मिल के बना हुआ एरिया। तो हमारा दो एक्सिस क्या होता है, एक हमारा मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको पूरा कर लेते हैं इधर और इधर। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है मान लो इधर की तरफ ऐसे कुछ मूव कर रहा है, इधर की तरफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v। तो अब होगा क्या कि अब इसके पास एक टाइम पे एक साथ दो डायरेक्शन में वेलोसिटीज हैं, यानी ये एक्स डायरेक्शन को भी कवर कर रहा है और वाई डायरेक्शन को भी कवर कर रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, या फिर इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो ये होता है हमारा मोशन इन 2D। तो देखिए क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, आप सबसे इजी वे है ये है कि आप एक साथ दोनों को ट्रीट नहीं करके क्या करो कि ये जो मोशन है अगर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और हमें ये वाला एंगल अगर मालूम मान लो चल जाता है थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं, एक इधर की तरफ vx और एक इधर की तरफ vy। अब हमें दोनों डायरेक्शन का अलग अलग मोशन पता है, अलग अलग मोशन पता है, दोनों को हम बारी बारी सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके हम सेम मोशन इन 1 डायमेंशन इसको बना सकते हैं। तो यही होता है हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको कुछ नहीं, बेसिकली दो एक डायमेंशन के मोशंस को मिला के बनता है 2 डायमेंशन मोशन। तो इसको अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है जहाँ भी, वहाँ पे आप इसको दो इंडिविजुअल 1 डायमेंशनल मोशन मान के ट्रीट कर सकते हो। आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है। तो जैसे हम 1D मोशन में पढ़ते थे वहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉ का यूज करते थे और अपने क्वेश्चंस बनाते थे। तो सेम वे में यहाँ पे काम करना है, सेम वही ट्रिक है सारा। बस आपको यहाँ पे एक साथ दो दो डायरेक्शन से डील करना है, जैसे कि अगर उसकी वेलोसिटी होगी तो दो दो डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी जाएगी। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो प्रोजेक्टाइल एक होता है, जैसे आप बैट से क्रिकेट बॉल को हिट करते हो तो बॉल तो सीधी जाती नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बॉल या तो एक्स में जाती है या फिर सीधे ऊपर चली जाती है वर्टिकली। ऐसा नहीं होता, बॉल थोड़ा सा लूपी टाइप से ट्रेवल करती है। तो उस केस में क्या होता है, उसके पास दो डायरेक्शन में मोशन आ जाती है। तो ये सब मोशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा 2D मोशन का है। प्रोजेक्टाइल भी आगे हम इसी मोशन में पढ़ेंगे, तो उसको प्रोजेक्टाइल को अलग से पढ़ेंगे, आज पहले बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये तीन टर्म्स। जैसे कि हम लोग वहाँ जब वन डायरेक्शन में डील करते थे तो ज़्यादा हम क्या देखते थे, स्पीड, डिस्टेंस और ये हमारा चीज़ होता था एक्सेलरेशन वगैरह। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पोजीशन वेक्टर से डील करना है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, प्लेन में कहीं भी किसी भी पॉइंट है कोई एक, ये लेट से पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब एक तरह से समझ लो ना, ये इस पॉइंट का आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे कि कैसे हम लोग का एक नॉर्मल आईडी कार्ड होता है, हम लोग का कुछ भी बताना होता है, हम लोग का एक नाम होता है। तो हम लोग का नाम कोई पूछता है हम लोग अपना नाम बताते हैं, तो वैसे इस पॉइंट को जब भी एक प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करना हो, प्लेन में बताना हो इस पॉइंट का की पोजीशन क्या है, तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बस ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो ऐसा कुछ एरो बना के कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो ओरिजिन और इस पॉइंट को कनेक्ट किए, ये जो वेक्टर बना, इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या फिर आप उसको नहीं बोलो वो हिडन है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का। तो ये पोजीशन वेक्टर हुआ। अब मान लो इस प्लेन में ये पॉइंट मूव करने लगे, जैसे कि कोई मतलब ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे, वो आगे की तरफ मूव करने लगे। तो कहीं पे ये पहुंचता है अगर किसी टाइम पे, जैसे पी से यहाँ पी डैश पे पहुंच जाए, पी डैश पे, तो क्या होगा,
इसका पोजीशन वेक्टर तो इस टाइम के बीच में चेंज हो गया, इसका कुछ यहाँ पे और पोजीशन वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे मान लो हमारा नया पोजीशन वेक्टर आया, तो इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी डैश। तो जैसे ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा, पोजीशन वेक्टर इस पी डैश का, इसको हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारे बीच का जो एक वेक्टर बनेगा, जैसे ये मान लो पी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं पी और पी डैश, तो यहाँ भी तो एक हमारा वेक्टर मिल रहा है। ये वेक्टर क्या कहलाता है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को अगर अब हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले इसकी कुछ पोजीशन वेक्टर यहाँ पे थी कुछ, जैसे ओपी, इस पोजीशन वेक्टर को बाद में चेंज होकर बनना पड़ा ओपी डैश। और ये जो चेंज आया ना, चेंज आया इस बीच का, इतना चेंज आया, इसी चेंज को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जैसे किसी पार्टिकल का कितना पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे अगर पोजीशन वेक्टर में एस चेंज आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा एस। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन हो गया, अब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी को ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी होगा किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एक बढ़ते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, तो वो बताएगा वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के रेट को। तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ मूव किया वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और पोजीशन वेक्टर कितना रेट से मूव किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हुआ, वही हमारा हो गया वेलोसिटी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे होते हैं। अब इनको भी रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर टू डायमेंशनल मोशन है ना, तो यहाँ पे एस वेक्टर को हम लोग एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बार। तो क्या होता है, जैसे मैग्नीट्यूड हो जाएगा एस एक्स और एस वाई, तो ये क्या होता है देखिए, अब टू डायमेंशन में मोशन हो रहा है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कॉरेस्पॉन्डिंग, वो भी हमारी टू डायमेंशन में होगी, ऐसे कुछ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ऐसी कुछ होगी। तो ऐसे होता है टू डायमेंशनल मोशन में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ये एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम लोग वहाँ पे स्पीड के साथ भी इसको जोड़ते थे। ये एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड को या तो बढ़ाता है या घटाता है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड को बढ़ाएगा, अगर निगेटिव है तो स्पीड को घटाएगा। तो क्या होता है एक्चुअल में, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को बताता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ये कौन बताएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये होता है। बाकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शंस अगर एक साथ है, मतलब एक जैसी हैं, दोनों अगर पॉजिटिव है, तो यानी कि उस केस में स्पीड अप होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, स्पीड डाउन होगी। ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन भी जब हम टू डायमेंशन में लिखेंगे तो ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे करके कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। बाकी जो भी वहाँ पे होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो सारे यहाँ भी काम करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब ये इक्वेशंस हमारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन इक्वेशंस को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही डिराइव किया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो हमारा एक क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर दे दिया है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड वी टी एंड ए टी। तो देखिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से दिखा रहा है। पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये हमारा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया चेंज इन पोजिशन वेक्टर,
और डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट हो गया वेलोसिटी। तो जिस रेट से हमारा पोजीशन वेक्टर चेंज होगा उसी रेट से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में चेंज जो था वही डिस्प्लेसमेंट होता था। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। तो हमारा r यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग डायरेक्टली t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बेसिक्स क्लास में वहाँ बता दिया है। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन अभी तक नहीं देखा है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन पहले देख लें। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 3.0t इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जिससे 3.0 तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। t का डिफ्रेंशिएशन हमारा कोई भी पावर अगर 1 है तो डिफ्रेंशिएशन के बाद उसका पावर 0 हो जाएगा, यानी कि वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.0 इंटू 1 ये आई कैप हो जाएगा हमारा। डायरेक्शन हमें सेम टू सेम रखनी है, हर एक डायरेक्शन के लिए इंडिविजुअली इसको डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट हमारा है प्लस 2.0। अब यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको याद हो तो पावर 2 को आगे लाते थे, उसके बाद टी के पावर में से हम एक कम कर देते थे यानी टी लिख देते थे। नेक्स्ट हमारा है 5। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे डायरेक्शन हम लिख देते हैं जे कैप। तो 5 एक कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था, और डायरेक्शन के कैप। तो हमारी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी इक्वल्स टू 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप। ये हुई हमारी वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन डिफाइन किया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है वो यहाँ से हम बता सकते हैं। कैसे, इस वाले इक्वेशन जो वेलोसिटी का हमारा ये मिला है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में फिर से। तो देखिए 3 फिर से कांस्टेंट नंबर हो गया, किसी भी कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 आई कैप प्लस यहाँ पे 4.0 एज इट इज आ जाएगा। और जो हमारा टी है, टी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, क्योंकि टी का पावर 1 है, पावर आगे आ जाएगा और टी का पावर एक कम होकर यानी 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 1 मिल जाएगा जे कैप। तो फाइनली हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, 4.0 जे कैप। यानी देखिए इसका जो वेलोसिटी है वो तो दो डायरेक्शन में है, आई कैप और जे कैप, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ओनली जे कैप में है। यानी कि जे कैप में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो रही होगी, और आई कैप के डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हम ये जो टाइम का वैल्यू दिया हुआ है एज इट इज पुट कर देंगे। तो v एट टी इक्वल्स टू 1.0 सेकेंड। तो हमारा आ जाएगा 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी के जगह पे 1.0 जे कैप। तो ये हमारा आ गया 3.0 आई कैप प्लस 4.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा वेलोसिटी इस टाइम पे। अब एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या है, y कंपोनेंट 4.0, x कंपोनेंट 3.0, 4/3। तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 4/3। आपको मैं एक स्टैंडर्ड बताता हूँ इस एंगल का, ये हमारा एंगल जो आता है 53 डिग्री आता है। जैसे क्या होता है, ये एक ट्रायंगल अगर है, ये इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए जो सबसे बड़ा वाला जो होगा वो तो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, यानी 5 यही होगा, और ये 3 ये 4। तो अब होता क्या है, ये जो एंगल्स होती है ना 3, ये एंगल हमें याद रखनी है। सबसे छोटा वाला जो साइड होता है ना, उसके अपोजिट का एंगल सबसे छोटा होता है, यानी कि 37 डिग्री, और ये हमारी होती है 53 डिग्री, 4 के अपोजिट वाली, और 5 के अपोजिट वाली 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें अगर हम साइन 37 लिखते हैं तो साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा, 3/5, और यही हो जाएगा हमारा कॉस 53। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम कॉस 37 लिखते हैं, कॉस 37 डिग्री इक्वल्स टू ये हमारा नीचे वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारा आ जाएगा 4/5, और यही हमारा आएगा साइन 53। अगर हम tan थीटा लिखते हैं
tan37, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। और इसी का एकदम उल्टा हो जाएगा, अगर हम tan53 लिखेंगे तो वो आ जाएगा tan53 डिग्री इक्वल्स टू 4/3। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है जिसकी साइड लेंथ 3, 4, 5 होती हैं। जनरली एग्जाम में आपको ये ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कैलकुलेशन इन नंबर्स के साथ इजी होता है इन कंपैरिजन टू अदर रूट वाले वैल्यूज। क्योंकि अगर थीटा इक्वल्स टू 30 देता है तो वहाँ पे भी एक साइन या कॉस दोनों में से एक जो है अंडर रूट में ही आएगा, तो इसीलिए हमें ये सारी वैल्यूज मिल सकती हैं। तो आपको इस ट्रायंगल को ध्यान रखना है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा।